अस्सलामुअलैकुम। आज़ादी की लगन में रंजीत कुमार आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज 14 अगस्त है, सबको जश्न आज़ादी की मुबारक हो। और हम आपको आज इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी नॉलेज भी देने वाले हैं और 14 अगस्त के बारे में जितनी बातें हैं, जितनी पावरफुल इंस्पिरेशनल टॉक्स हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट साहब मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, HR एंड OD कंसल्टेंट हैं। पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ममालिक में ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं और इस वक्त आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया और वो बताते हैं कि मैंने पाकिस्तान से बाहर तमाम जो भी टॉप नॉच कंपनीज उनके साथ काम किया। तो आप सोच रहे होंगे कि जश्न आज़ादी पे इस तरह की पर्सनालिटी को बुलाना क्यों फ़ायदेमंद हो सकता है। जब आप इनकी टॉक सुनेंगे, आप इनका फ्रीडम माइंडसेट की बातें सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि आज हमने डाइवर्सिटी को इनवाइट किया ताकि इस तरह के लोग हमारे प्रोग्राम में आके मज़ीद इस तरह के इवेंट को और बेहतर बना सकते हैं। आबिद बाना हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद बाना, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर लिसनर्स। आज का टॉपिक सुनकर जब मैंने रंजीत से सुना तो जो पहली चीज़ जहन में आई, आज़ादी की लगन। कि आज़ादी किस चीज़ की हमें आज़ादी चाहिए। 72 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए, तो अब हमें और किस चीज़ की आज़ादी चाहिए। तो रंजीत, जो पहली चीज़ सबसे पहले जो मेरे जहन में आई वो है माइंडसेट। मतलब आप कहते हैं कि आज़ादी जो है वो सिर्फ यानी कि ज्योग्राफी हासिल करने का नाम नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आज़ाद मुल्क लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है एक माइंडसेट का। तो आप फ्रीडम माइंडसेट के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आबिद बाना से सुनते हैं फ्रीडम माइंडसेट के बारे में। जनाब, ये क्या होता है? यहाँ पे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सर, मैं चाहूँगा कि इसको आसान लफ्ज़ों में बताएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। सर, जो जिस लफ्ज़ से ये शुरू होता है, खिरत कहते हैं सोच को। तो सोच जब गुलामी से आज़ाद होती है, कौन सी गुलामी? दिस इज़ नॉट ये जोग्राफिकल गुलामी नहीं है, ये उसी सोच की हम बात कर रहे हैं कि आज हमारी कौम किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, आप हारमोनी में किस तरह से रहते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, आप अपने बड़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, आप जब सड़क पर होते हैं तो ट्रैफिक लाइट को आप किस नज़रिए से देखते हैं, हेलमेट पहनने को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी को किस नज़रिए से देखते हैं। ये वो तमाम नज़रिए हैं, ये सब मिलके एक बनता है कौम का माइंडसेट। ज़बरदस्त। तो मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल शायद पूरी तरह उनकी शायरी को अब आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी उसमें डेप्थ छुपी हुई है कि जितनी बार पढ़ा जाता है एक नई सोच सामने आती है। जी। तो मेरा ज़ाती जो नज़रिया है इस शेर पे वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी सोच को आज़ाद कर दिया, अगर आपकी सोच किसी चीज़ की गुलाम नहीं है, तो आप पीर, यहाँ पे पीर जो है वो एक उस्ताद, एक टीचर। हम सिंध में बैठ के सिंध पुलिस की ही FM से बात कर रहे हैं, तो सिंध के अंदर एक कल्चर है जहाँ पे पीर को जो है वो एक उस्ताद, एक टीचर, एक बड़े अच्छे मकाम पे रख के कहा जाता है। जी। तो उसका आप उस्ताद बन सकते हैं। यानी अगर आपकी सोच आज़ाद हो जाए तो आप अपने टीचर, अपने उस्ताद से भी एक स्टेप आगे जा सकते हैं। मीन्स कि आप उनकी लर्निंग को और लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। ज़बरदस्त। तो यही वो एक सोच है। हम मुख्तलिफ इस तरह की सोचों पे बात करेंगे। आज के हमारे आप कह सकते हैं कि जो एक एजेंडा है, उसमें कुछ चीज़ों की हम बात करेंगे। वन इज़ माइंडसेट की आज़ादी, जी, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन की आज़ादी, जी, ठीक है, एंड ये सबसे जो दिल के करीब वाला टॉपिक है, कश्मीर की आज़ादी। और तमाम सुनने वालों को हम बताते चलें कि जिस तरह के हालात आज दिखाए जा रहे हैं या TV पे जो मतलब इनके बारे में बात की जा रही है, हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अभी भी हर स्टेज पर कश्मीर के साथ खड़े हुए हैं और जितने भी हमारे भाई इस वक्त मुश्किल का सामना कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम जितने भी तमाम सुनने वालों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जितने भी आपके फेस्टिवल्स हैं उनको थोड़ा इस अंदाज में मनाया जाए ताकि उनको भी हर्ट ना हो। और आप ये भी मैसेज दें उन इवेंट के साथ कि हम आपको हर वक्त जो है वो अल्लाह से दुआएं करते हैं, खुदा से दुआएं करते हैं कि आपके हक़ में बेहतर हो, हक़ में चीज़ें बेहतर हों
और जिस तरह की जो स्ट्रेस सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई हुई है, हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे भाई हैं और आपका भी उतना ही हक है इन सारे इवेंट्स पे, इन सारे फेस्टिवल पे जितना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम आपको ज़बान के थ्रू, हम अपनी नीयत के थ्रू, अपनी इंटेंशन के थ्रू हम यकजहती का इजहार करते हैं। तो मज़ीद मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। आपने सुबह में आके, मतलब यानी कि जैसे हमारी बात हुई थी और डिस्कशन की हमने प्रोग्राम के हवाले से, फ्रीडम इटसेल्फ क्या होता है। तो ये तो 14 अगस्त की आज़ादी हम मना रहे हैं, इससे पहले एक फ्रीडम जो है वो खुद वर्ड की मायना क्या है? जिस नज़रिए से आप इसे देख रहे हैं वो उसके मायने बन जाते हैं, मेरा ख्याल है जी। फ्रीडम एक बहुत बड़ा वर्ड है। आप फ्रीडम ये भी है कि आप इत्मीनान से अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं। फ्रीडम ये भी है कि आपको जॉब के दौरान में या अपने कारोबार के दौरान में कोई परेशान नहीं कर रहा। फ्रीडम ये भी है कि आप पूरे मुल्क में बिना किसी रुकावट के आप ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रीडम ये भी है कि आप अपनी सोच, अपनी आवाज़, अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। सही। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ रिक्वायर्ड है जो कायदे आज़म के 3 प्रिंसिपल्स में से, जो हमारे पास कराची में 3 तलवार पे लिखे हैं, उनमें से एक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, जी सर। फ्रीडम विद डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है, आपकी आज़ादी अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो किसी दूसरे की आज़ादी को डैमेज कर रही है, उसको लिमिट करिए, उसकी आज़ादी पे रुकावट डाल रही है। जी जी। आप रोड पर चल रहे हैं, आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, ख्वाह वो आप मोटरसाइकिल में हैं, गाड़ी में हैं, आप सिग्नल पे नहीं रुक रहे हैं, आपने कहा जी मेरी आज़ादी है, मैं नहीं रुक रहा। सही, वेरी गुड। लेकिन जो दूसरी तरफ से आ रहा है, आपने उसके, चूँकि आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, आपने दूसरे का फ्रीडम छीन लिया। तो यानी कि अंग्रेजों से आज़ादी तो हमने हासिल कर ली, लेकिन अंदरूनी जो माइंडसेट है, अपने आप से आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि उस आज़ादी से सबसे ज़्यादा आज़ादी की जो अहमियत है वो आपकी स्पिरिचुअल और आपकी जो माइंडसेट वाली आज़ादी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इस डिसिप्लिन वाली आज़ादी को अगर हम हासिल करना चाहें, उनके लिए कौन से इक़दाम उठाए जाएं ताकि हर इंसान डिसिप्लिन वाली आज़ादी को हासिल कर सके? सर ये तो आपने माशाल्लाह से बड़ा गहरा सवाल कर लिया है। सर मैं गहरे सवाल करने के लिए FM 88.6 को ज्वाइन किया है। और मैं तमाम सुनने वालों को बताता चलूं कि अगर आप हमें इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपने मैसेज में जाकर अपना नाम लिखें, थोड़ा स्पेस दे के SPR और 8881 पे सेंड कर सकते हैं। और तमाम लिसनर जो इस प्रोग्राम के इस वक्त सुन सकते हैं वो हमारे फेसबुक पेज पे जाकर www.sindpolicefm.fm88.6 को पे जाकर वहाँ पर हमें कमेंट्स दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं इस वक्त ये प्रोग्राम कैसा आ रहा है। और आप अपने राइट जब लिखेंगे हम इनको रीड आउट करके आपको मैसेज दे सकते हैं। और तमाम लिसनर्स जो इस कराची और कराची से बाहर जिसको कहते हैं ये प्रोग्राम सुने, तो वो www.sindpolicefm.com को लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं ताकि वो प्रोग्राम सुन सके। सर मजीद सर इस सवाल के जवाब पे एक बहुत पुराना एक किस्सा कह ले, कहानी के लिए याद आ रही है। जी जी। एक बादशाह एक फ़कीर के पास जाता है, और ये वो फ़कीर है जो हमने पीर का दर्जा दिया ना, द नॉलेजेबल, द वाइस मैन। जी जी। उसके पास जाते हो, कहते हैं बाबा जी मुझे कुछ आपकी विजडम, कुछ नसीहत की ज़रूरत है। मैं अभी एक जिस सल्तनत का बादशाह हूँ, मैं क्या इक़दामात लूँ, मैं क्या ऐसे स्टेप्स लूँ कि मैं हमेशा इस कौम पे सल्तनत बना के रख सकूँ। जी। तो फ़कीर उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बादशाह सलामत 2 बातें हैं। जी। पहली, कहते हैं अपनी औलाद को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, उसे अच्छा एक्सपोजर दो, उसे दूसरी सल्तनतों में भेजो, दूसरे ममालिक भेजो, उन्हें सिखाओ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें एक अच्छे माहौल में तरबियत दो। कहते ठीक है ये तो हो जाएगा, और क्या करना है? तो फिर दूसरी नसीहत जो फ़कीर कहता है कि अपनी कौम को ना कभी पढ़ने मत देना। कौम को पढ़ने मत देना, ये कौन सा सब नसीहत थी? मैं ये नसीहत तो नहीं थी मेरे ख्याल से, ये कोई इविल डिजाइन एंड प्लॉट था, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, बस सिंपल सी नसीहत ये थी कि अगर जिस दिन तुम्हारी कौम पढ़ लिख लेगी, उन्हें तुम्हारा गेम समझ में आ जाएगा। और जिस दिन गेम समझ में आ गया उस दिन तुम्हारी सल्तनत पलट जाएगी। जी। आप अफसोस के साथ हमारे मुल्क को देख लें, दूसरे ममालिक को देख लें, सिर्फ वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते जिनका एजुकेशन सिस्टम डिजास्टर की तरफ जा रहा है, जिनका एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ है, जहाँ पर सिर्फ किताबें शायद पढ़ाई जाती हैं
लेकिन उनकी सोच पे, उनकी तरबियत पे काम नहीं किया जाता। 50 साल पुराना कंटेंट जो हमारे वालिद साहब ने, अब्बा ने और उसके अब्बा ने पढ़ा था और आज मैं भी पढ़ा हूँ और मैं अपनी कौम को, अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, वही पुराना 50 साल पुराना कंटेंट पढ़ें। अपग्रेडेशन नहीं हो रही, वो जो कंटेंट है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो अपग्रेड नहीं हुआ। जब यूनिवर्सिटीज़ में हम जा रहे होते हैं वो 50 साल पुरानी केस स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं, नई केस स्टडीज़ पर हम फोकस नहीं कर रहे होते हैं। क्या इन तरह की बातें आप बताना चाह रहे हैं? एक तो ये तो आपने बात की किताबों पे, कंटेंट पे। जी। मैं बात कर रहा हूँ हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं उस एजुकेशन सिस्टम से। एक बच्चे को गुजार के, बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, 10 साल में जाके वो मैट्रिक करता है, फिर 2 साल मजीद लगाता है, इंटर करता है, फिर मजीद 2 से 4 साल लगाता है, बैचलर्स करता है, फिर मजीद 2 से 4 साल लगा के वो अपना मास्टर्स करता है। फिर वो जब जॉब पर आता है, अगर उससे कुछ बेसिक सवालात किए जाते हैं, इंटरव्यू में हमारे पास आते हैं, हम रिक्रूटमेंट भी देख रहे होते हैं LND के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो वहाँ पे एक जो कॉमन चीज़ आती है वो होती है कि बच्चा सोच नहीं रखता अपनी। ठीक है, वो एक फ्रेश ग्रेजुएट है, ख्वाह वो बैचलर्स का ग्रेजुएट है या उसने मास्टर्स किया हुआ है या इवन PhD भी किया हुआ है। हाँ। वो अपनी एक फ्रेश माइंडसेट नहीं रखता, अपनी सोच नहीं रखता, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है लाइफ में आगे बढ़ने की। उसकी वैल्यू सिस्टम को चैलेंज किया जाए, चंद मिनटों में उसका वैल्यू सिस्टम निकल कर टेबल पर आ जाता है। कुछ सवालात इस तरह की किए जाएं, कुछ सिमुलेशंस दी जाएं। उसकी वजह क्या होती है? जब आप समझे कि हमारा सिस्टम कहाँ से आ रहा है और हम कर क्या रहे हैं। हम सर मतलब ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम हम जिसको बनाना चाह रहे हैं ये हमारे इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या स्टेट की जिम्मेदारी है इस सिस्टम को वैसा ही रखे और इक्वल फॉर ऑल रखें? सर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तमाम स्कूल्स की, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एलीट, everybody comes under this banner। सर उसका मसला ये है कुछ तरह से रंजीत कि अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में जाएं तो आप देखेंगे कि जो मदरसा सिस्टम होता था उसमें आप ज़्यादा नहीं, आप 16वीं सेंचुरी उससे थोड़ा और पीछे चले जाएं, आप देखें इस्लामिक स्कॉलर्स ने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं दुनिया के सामने ला के, ठीक है, कि लोग हैरान हो गए। जी, इस्लामिक साइंटिस्ट ने, स्कॉलर्स ने ऐसी थ्योरीज ला के रखी कि लोग हैरान हो गए। और मैं समझता हूँ आज भी उन थ्योरीज पे वो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न दुनिया उस पर काम कर रही है। उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे उन्होंने मॉडिफाई किया, नहीं कोई चीज़ नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक ने उसके ऊपर काम किया। जी, और जी, हम खुद ही बीइंग मुस्लिम नेशन, एक मुसलमान कौम होते हुए हमने उनको इतना अपने उसमें शामिल नहीं किया अपनी पढ़ाई के अंदर। उसका सिंपल ये था कि एक क्लासरूम बनता था, जी, टीचर आता था, सब्जेक्ट नहीं होते थे कि आज हम मैथ्स पढ़ेंगे या अभी इंग्लिश पढ़ेंगे या हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। एक डिस्कशन शुरू होता था, फिर उस डिस्कशन में देखा जाता था कि किस बच्चे का रुझान किस तरफ जा रहा है। जी, अगर एक डिस्कशन में एक बच्चे का रुझान मैथ्स की तरफ जा रहा है, उसके जो स्कॉलर्स होते थे उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता था। किसी बच्चे का रुझान अगर साइंस की तरफ जा रहा है तो उसे उसके स्कॉलर की तरफ, यानी बच्चे से उसकी जो आप जो राय ली जाती थी और उसकी जो मतलब अंदर की जो नॉलेज थी और उसकी जो सीखने की जो जुस्तजू होती थी उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते उसी पे लिया जाता था। आज अगर आप देखें तो हम इस सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे, बट जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो फॉलो कर रहे हैं। मैं बीच में एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक वीडियो भी आई थी, बड़ी मशहूर हुई थी नेट पर, कि फिनलैंड के अंदर एक रिसर्च हुई। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम और US का एजुकेशन सिस्टम का एक कंपैरिजन दिखाया जा रहा था उसमें, कि एक पॉइंट पे US का सिस्टम ऊपर जा रहा था और फिनलैंड का इतना ऊपर नहीं जा रहा था, बट एक डिसीजन लिया गया। उस डिसीजन के लेने के बाद जो एजुकेशन सिस्टम था फिनलैंड का वो बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। वो डिसीजन क्या था? बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। अमेजिंग। ये तो मैं समझता हूँ होमवर्क तो थैले भरे जाते हैं आजकल तो हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही, हमारे बच्चे का अपना जितना वजन होता है उसकी बैग का वजन उससे शायद 2 किलो ज़्यादा होता है। exactly. ठीक है, तो अब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम US से नहीं करते हैं, हम अपने आप को फिनलैंड के सिस्टम से करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो हमें शायद सीखने की ज़रूरत है। जी, तो उसकी जब रिसर्च में गए, डेप्थ में गए कि भाई ऐसा आपने डिसीजन क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि देखें, बच्चे का जहन सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा सीख रहा होता है, उसकी नशोनुमा हो रही होती है बिटवीन द एज ऑफ 2 and 5 और 2 and 7 यू कैन से। यानी अगर हम स्कूलिंग सिस्टम से बात करें तो बच्चा प्री स्कूल से पहले, नर्सरी से पहले, और आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट टिल क्लास 1। सही। उस दौरान में बच्चे को बच्चा बनने दो, उससे उसका बचपना ना छीनो। बच्चे के बचपने की भी आज़ादी है। सही, ठीक है, उसमें उसको आप
पुश ना करें, उसको डाइवर्ट ना करें कि आपने ये सोचना है, ये पढ़ना है, ये करना है और ये नहीं करना है। आप अगर अब हमारी इस्लामिक हिस्ट्री उठाएं, हमारे पास आर्टिस्ट थे, हमारे पास स्कॉलर्स थे, हमारे पास साइंटिस्ट थे, हमारे पास मैथमेटिशियन थे। आज हमारे पास कुछ नहीं है। यही सिस्टम जब वेस्टर्न कल्चर ने, या वेस्टर्न से ज़्यादा अगर मैं इसको करेक्ट टर्म दूँ, तरक्की याफ्ता ममालिक ने जब इसको अडेप्ट किया, तो वहाँ से स्कॉलर्स निकलना शुरू हो गए, वहाँ से साइंटिस्ट निकलना शुरू हो गए। ये बिटवीन में बात कर रहा हूँ, आप देखें तो 17th, 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी हमारे पास मुसलमान कौम के पास ये सिस्टम फॉलो हो रहा था। तकरीबन आप कह सकते हैं 12th, 14th, 16th सेंचुरी के आसपास जी, ठीक है। फिर इसी तरह की और भी कई सारी चीज़ें हमारे माजी में छुपी हुई हैं। हम अपनी औरतों की आज़ादी और औरत के माइंडसेट की आज़ादी, इस्लाम की हिस्ट्री बताती है हमें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की तो वो एक कारोबारी खातून थी, वो अपना कारोबार चलाती, शी वॉज अ बिजनेस वुमन। आज अगर बिजनेस वुमेन को हमारी सोसाइटी एक अलग नजरिए से देखती है, बिल्कुल नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट हमारी सोसाइटी देखती है इस नजरिए से। और सर मतलब यानी कि इन्हीं चीज़ों को मजीद आगे बढ़ाते चले, ये पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जैसे डॉक्टर उमर सैफ साहब हैं, एन एसोसिएट प्रोफेसर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, जिन्होंने MIT यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन हासिल की, वो वहाँ से पढ़ाई लिखाई उन्होंने की, और उनका नाम 35 innovators of the world, TR35, the list is compiled by MIT annually, उस लिस्ट में इनका नाम आता है। तो इस तरह के भी लोग हैं जो पाकिस्तान में पढ़ के इतनी ज़बरदस्त तरक्की हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, ये लोग कैसे आगे निकलते होंगे? ये लोग आगे कैसे उस जो मीडियोकर एजुकेशन सिस्टम है उसको निकल के आगे जा रहे होंगे? मैं इन पर्टिकुलर साहब के ऊपर तो नहीं कह सकता क्योंकि इनका मैं जानता नहीं कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है, लेकिन जो हमारे आसपास हमने देखा है पिछले 12 सालों में LND के अंदर काम करते हुए, डिफरेंट सेक्टर्स में हमने काम किया, यूथ डेवलपमेंट में काम किया, जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसके अंदर डेंट करती है एक बच्चे की लाइफ में, जो बच्चे का फ्यूचर बताती है, वो है उसके घर के माहौल और उसमें तरबियत क्या दी जा रही है जी। आप भले ही मीडियोकर, मैं कहता हूँ आप भले ही लो स्कूलिंग सिस्टम से बिलोंग करते हों, इट डजेंट रियली मैटर, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपके पेरेंट्स, स्पेशली योर मदर, आपकी वालदा ने आपको क्या तरबियत दी है, क्या माइंडसेट दिया है, क्या सोच दी है। एक आप भी रंजीत शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, हम घर पे कितना टाइम गुजार लेते हैं? 2 घंटे 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे आम दिनों की बात। और 2 घंटे जो आप कह रहे हैं, 2 घंटों में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? शायद आधा घंटा क्वालिटी टाइम की बात, ठीक है। तो एक फादर का बच्चे की लाइफ के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन एक मदर का, एक माँ का जो है वो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और आप अगर देखें तो हमारे माशरे के अंदर जो ख़वातीन हैं, वो उनकी पढ़ाई का मेयार क्या है, ठीक है, उनको एजुकेशन क्या दी जा रही है, ठीक है। एंड उस एजुकेशन को आप समझ लें कि अगर ये ऐसे ही है, मैं यही सोच रहा था